नमस्ते विद्यार्थियों, मैं धर्मवीर कासनिया मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, हम तंत्रिका तंत्र पढ़ रहे थे और तंत्रिका तंत्र में अपना अगला टॉपिक है मेरुरज्जु। देखिए, मेरुरज्जु जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जानते हैं, मैंने आपको बताया था, ये अपने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग होता है जिसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु दो भाग आते हैं। मस्तिष्क के बारे में हमने थोड़ा अध्ययन किया था और आज बता रहे हैं मेरुरज्जु के बारे में। मेरुरज्जु जो मस्तिष्क के जो पश्च मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क का जो पश्च मस्तिष्क भाग होता है, ये इस प्रकार से जो मस्तिष्क होता है, इस मस्तिष्क में ये पश्च मस्तिष्क वाला भाग है ये, ठीक है। तो इस पश्च मस्तिष्क से जो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है उससे जुड़ी होती है मेडुला ऑब्लांगेटा, इससे जुड़ी होती है। और पीछे की ओर ये मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डी की पूरी लंबाई में होती है। अपनी जो रीढ़ की हड्डी जो कशेरुक दंड होता है, इस कशेरुक दंड के पूरी लंबाई में होती है। आप जानते हैं जो रीढ़ की हड्डी होती है इसमें 33 कशेरुकाएं होती है। कितनी होती है? 33 कशेरुकाएं होती है, ठीक है। तो ये मेडुला ऑब्लांगेटा से आरंभ होकर के जो कशेरुकाओं की जो एक श्रृंखला है जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, उसमें कशेरुक नाल होती है। उस कशेरुक नाल से गुजरती हुई पूरी लंबाई में स्थित होती है, ठीक है। और ये जिस प्रकार मस्तिष्क में 3 झिल्लियां होती है, उसी प्रकार इस मेरुरज्जु में भी 3 झिल्लियां होती है जो इसको एक सुरक्षात्मक आवरण देती है, सुरक्षित रखती है। आपको पता होगा जो मैंने बताया था कि जो मस्तिष्क में 3 प्रकार की झिल्लियां होती है। एक होती है ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर का हिंदी नाम है दृढ़तानिका। क्या नाम है? दृढ़तानिका। देखिए 3 है, एक है ड्यूरामेटर, एक है अरेक्नोइड और एक है पाइयामेटर। जो ड्यूरामेटर है वो कहलाती है दृढ़तानिका, जो सबसे बाहरी झिल्ली होती है। मध्य झिल्ली होती है अरेक्नोइड या जालतानिका, और जो आंतरिक झिल्ली होती है वो होती है मृदुतानिका या पाइयामेटर, मृदुतानिका। ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड और पाइयामेटर, दृढ़तानिका, बाहरी झिल्ली, जालतानिका, मध्य झिल्ली और पाइयामेटर या मृदुतानिका, सबसे आंतरिक झिल्ली। इन झिल्लियों के बीच में जिस प्रकार मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क मेरुद्रव भरा होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, यह जो प्रमस्तिष्क मेरुद्रव होता है, इसी प्रकार इस मेरुरज्जु में भी ये द्रव भरा होता है, इसकी सुरक्षा करता है। मस्तिष्क और इसमें ये झिल्लियां सेम होती है, ठीक है। अब देखिए, ये एक मेरुरज्जु की अनुप्रस्थ काट है। क्या है? ये एक मेरुरज्जु की अनुप्रस्थ काट काटी गई है। इसमें यह बताया गया है कि इसका भाग, इसके अंदर क्या क्या भाग होते हैं, मेरुरज्जु किस प्रकार से कार्य करती है। 33 कशेरुकाएं जो होती है उनमें सभी में ये लंबाई में रहती है। और आपको यह भी बताया था कि कुल जो मेरु तंत्रिकाएं होती है वो 31 जोड़ी निकलती है। कितनी निकलती है? 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं निकलती है। अब देखिए ये मेरुरज्जु किस प्रकार कार्य करती है, तो पहले इसकी थोड़ी संरचना देख लेते हैं। इसमें देखिए एक जो मध्य भाग होता है जो तितली के आकार का दिखाई दे रहा है, ये जो है वो ग्रे मैटर कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रे मैटर या दूसर द्रव्य। क्या कहलाता है? दूसर द्रव्य कहलाता है, ठीक है। और इसके बाहर का जो भाग है इसमें श्वेत द्रव्य भरा होता है। क्या भरा होता है? श्वेत द्रव्य भरा होता है। अब यहां एक बात ध्यान रखिएगा, मस्तिष्क में हमने जो प्रमस्तिष्क पढ़ा था, प्रमस्तिष्क में भी आपको मैंने 2 गोलार्ध बताए थे, एक बायां गोलार्ध और एक दायां गोलार्ध। और प्रत्येक गोलार्ध में दूसर द्रव्य और श्वेत द्रव्य भरा होता है। यहां ध्यान रखिएगा जो आंतरिक भाग है उसमें दूसर द्रव्य है, जबकि प्रमस्तिष्क के प्रत्येक गोलार्ध का जो आंतरिक भाग होता है उसमें श्वेत द्रव्य होता है, व्हाइट मैटर होता है। और यहां आंतरिक भाग में कौन सा होता है? दूसर द्रव्य होता है। प्रमस्तिष्क के प्रत्येक गोलार्ध में जो बाहरी भाग होता है
जिसको कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो आंतरिक भाग होता है उसको मेडुला कहते हैं। जो बाहरी भाग कॉर्टेक्स भाग है, इस कॉर्टेक्स भाग में मस्तिष्क के अंदर, प्रमस्तिष्क में तो गोलार्ध के जो कॉर्टेक्स भाग है, जो बाहरी भाग है, उसमें तो होता है आपके दूसर द्रव्य, और मेडुला या मध्यांश भाग में होता है उसमें श्वेत द्रव्य। ठीक है, और यहां मध्यांश भाग में, मध्य में क्या होता है दूसर द्रव्य, और बाहरी भाग में क्या होता है श्वेत द्रव्य। तो ये थोड़ा अंतर ध्यान रखना मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क में और यहां मेरुरज्जु में। बहुत बड़ा अंतर है ये, क्योंकि इसमें कंफ्यूज बहुत ज्यादा होता है बच्चों को, किसमें कौन सा द्रव भरा होता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां पर ये जो तितली के आकार की जो दूसरा द्रव्य की जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसमें जो आप ये देख रहे हैं, इसमें देखिए ये नीचे वाला जो भाग है वो अधर संघ कहलाता है, और ऊपर वाला भाग पृष्ठ संघ कहलाता है। तो दो पृष्ठ संघ और दो अधर संघ मिल जाते हैं, और ये किसका निर्माण करते हैं, दूसर द्रव्य का निर्माण करते हैं। ठीक है, पृष्ठ संघ जो होता है इससे संवेदी तंत्रिकाएं प्रवेश करती है, और जो अधर संघ होता है इससे जो प्रेरक तंत्रिकाएं, मोटर जो तंत्रिकाएं होती है या चालक जो तंत्रिकाएं होती है, वो अंगों तक पहुंचती है। ठीक है, देखिए इनका काम क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना। मेरुरज्जु का कार्य क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण। हमारी जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है, अनैच्छिक क्रियाएं होती है, उनका नियंत्रण कौन करती है, ये मेरुरज्जु करती है। और मेरुरज्जु में जो संदेश पहुंचते हैं, उन संदेशों को मस्तिष्क के लिए भी भेजा जाता है। मस्तिष्क जिन संदेशों को पढ़ता है, उन संदेशों को वापस मेरुरज्जु तक भेजा जाता है, और मेरुरज्जु जो होती है वो उन संदेशों को अंगों तक भेजने का कार्य करती है। जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है, जो प्रतिवर्ती चाप द्वारा संपन्न होती है, वो केवल मेरुरज्जु के द्वारा संपन्न कर ले जाते हैं। ठीक है ना, मेरुरज्जु उन कार्यों को करती है जो कार्य मस्तिष्क को करने के लिए समय नहीं मिल पाता है, उन कार्यों को मेरुरज्जु कर देती है बहुत ही कम क्षणों में। ठीक है, तो यहां देखते हैं हमारे हाथ में अगर कोई कील चुभ जाती है या किसी गर्म वस्तु को छू जाता है, अर्थात उद्दीपन ग्रहण किए जाते हैं। ठीक है, तो अपना हाथ उस गर्म वस्तु से अचानक हटता है, और वो अचानक हटने का कारण क्या होता है, वो कारण होता है इस मेरुरज्जु द्वारा जो प्रतिवर्ती क्रियाएं की जाती है, वो क्रियाएं अपने हाथ को हटाती। कैसे हटाती, देखिए जो हमारे हाथ में संवेदी कोशिकाएं होती है या संवेदी तंत्रिकाएं होती है, वो इन उद्दीपनों को मेरुरज्जु के पृष्ठ संघ में दूसर द्रव्य के अंदर भेजती है। यहां पर इन क्रियाओं का विश्लेषण होकर के यहां जो ये आपके प्रेरक तंत्रिका, चालक तंत्रिका होती है, इन संदेशों को वापस कहां भेज देती है, भुजा की पेशी में या पेशी कोशिकाओं तक भेजती है, और ये पेशी कोशिकाएं जो अपना कार्य करती है और हाथ को हाथों हाथ हटा देती है। ये अचानक होने वाली क्रियाएं होती है, अनैच्छिक क्रियाएं होती है, जो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं होती है। जब भी हमारा हाथ किसी गर्म वस्तु को छूता है तो हमें पता नहीं रहता कि हमारा हाथ गर्म वस्तु को छुआ है, और हम सोचते नहीं है, उससे पहले ही हमारा हाथ झटके से हट जाता है। ये प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है जो किसके द्वारा संपन्न होती है, मेरुरज्जु के द्वारा संपन्न होती है। तो मेरुरज्जु आप जान चुके हैं, मेरुरज्जु कहां से जुड़ी होती है, मेरुरज्जु मेडुला आम्लागेटा से जुड़ी होती है, और कशेरुकाओं की कशेरुक नाल में पूरी लंबाई में रहती है, और इससे मेरु तंत्रिकाएं निकलती हैं। मेरु तंत्रिकाओं की संख्या होती है 31 जोड़ी। थोड़ा बता देता हूं, देखिए जो 31 जोड़ी है, उनमें से जो ग्रीवा की रीढ़, ग्रीवा या गर्दन की जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें ग्रीवा कशेरुकाओं में 8 जोड़ी होती है। 8 मेरु तंत्रिकाएं होती है। कितनी होती है, 8 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं। जो वक्ष, वक्ष मतलब जो अपने वक्ष छाती वाला जो भाग है, उसकी जो कशेरुक नाल होती है, उससे जो निकलती है वो होती है आपके 12 जोड़ी। कितनी होती है, 12 जोड़ी वक्षीय तंत्रिकाएं निकलती है। ठीक है, और कटी जो कमर का क्षेत्र होता है, कमर के क्षेत्र में अपने रीढ़ की जो हड्डी होती है, उससे मेरु तंत्रिकाएं निकलती है, वो 5 जोड़ी निकलती है। कितनी निकलती है, 5 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। और जो त्रिक भाग होता है, त्रिक भाग से
जो कमर के नीचे जो भाग होता है उसमें से 3 मतलब रीढ़ की जो कशेरुकाएं होती है, त्रिक रीढ़ तंत्रिकाएं कहलाती है, वो 5 जोड़ी होती है। वो भी कितनी होती है? 5 जोड़ी होती है। और अंत में जो भाग बचता है अनुत्रिक रीढ़, उसके अंदर जो तंत्रिकाएं होती है वो 1 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 1 जोड़ी। ये अपनी मेरु तंत्रिकाएं होती है, टोटल 31 जोड़ी हो जाती है। 8 12 20 और 20 10 30 और 1 31, ये टोटल 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं होती है। ठीक है। और कपाल की तंत्रिकाएं जो कल बताए थे आपके, कपाल तंत्रिकाएं कितनी होती है? कपाल तंत्रिकाएं 12 जोड़ी होती है। कितनी होती है दोस्तों? 12 जोड़ी होती है। ये अपनी मेरुरज्जु की संरचना होती है। ठीक है। ध्यान रखिएगा। अब इनकी मेरुरज्जु का जो कार्य है उसके बारे में थोड़ा बताते हैं। जो कार्य है उनमें देखो, ये पेशियों और जो अपनी त्वचा होती है उनमें आवेगों के आवागमन में सहायता करती है, या आवेगों को मस्तिष्क तक ले जाने का जो काम है वो किसका है? आवेग का मतलब उद्दीपन है या जो संदेश है वो कौन ले जाता है मस्तिष्क तक? मेरुरज्जु पहुंचाने का कार्य करती है, मस्तिष्क के लिए संदेश भेजने का कार्य करती है। ठीक है। देखो, प्रतिवर्ती क्रियाओं को संपन्न करने का कार्य करती है। 2 कार्य हो गए। तीसरा कार्य देखें तो जो अपने मस्तिष्क से जो अपने पूरे शरीर के भागों में और हाथ पैरों तक जो अनुक्रियाओं के संदेश है वो पहुंचाने का काम मेरुरज्जु का ही होता है। और स्पाइनल कॉर्ड या जो मेरुरज्जु कहते हैं हम जिसे, ये मेरुरज्जु अपने मस्तिष्क के सभी कार्यों में जो सहायता करने का काम करती है, ये महत्वपूर्ण काम होता है इसका। ठीक है। और इसके अंदर जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो भरा होता है वो इसकी बाह्यागात से रक्षा करता ही है। ठीक है। अपने शरीर की जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती है, इन अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण भी कौन करता है? ये मेरुरज्जु ही करती है। चलो, ये अपना मेरुरज्जु कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम अध्ययन करते हैं तंत्रिका कोशिका की जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन। ठीक है। न्यूरॉन की संरचना का अध्ययन हम करते हैं। दोस्तों, न्यूरॉन जिसे हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं, तंत्रिका कोशिका, हमारे शरीर में लगभग 100 अरब तंत्रिका कोशिकाएं हैं। कितनी है दोस्तों? 100 अरब तंत्रिका कोशिकाएं। तंत्रिका कोशिका की एक बहुत अच्छी विशेषता होती है कि तंत्रिका कोशिका कभी भी विभाजन नहीं करती, इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। और हमारे शरीर की सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है। देखिए दोस्तों, तंत्रिका कोशिका में क्या क्या संरचनाएं होती है। तंत्रिका कोशिका सामान्य कोशिका की तरह एक कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका, या इसको क्या कहते हैं? न्यूरॉन। ये तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इसमें देखिए, एक सामान्य कोशिका की तरह एक कोशिका होती है। इस प्रकार से। ठीक है। ये इसमें केंद्रक होता है। इसमें ये कोशिका द्रव्य होता है। इसमें कुछ कण होते हैं जिसकी खोज निसेल नामक वैज्ञानिक ने की थी। इस कारण इसको निसेल के कण बोलते हैं, निसेल कण। ठीक है। ये जो है केंद्रक है, ये केंद्रक द्रव्य होता है, केंद्रक द्रव्य होता है। इससे कुछ तंतुनुमा संरचनाएं निकलती है जिसको डेंड्राइट्स या द्रुमास्म कहते हैं, द्रुमास्म। ठीक है। ये डेंड्राइट्स होते हैं। एक लंबा तंत्रिकाक्ष निकलता है इसमें। ये क्या है? तंत्रिकाक्ष है।
क्या है दोस्तों? तंत्रिकाक्ष है। ठीक है। इसके तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरों से इस प्रकार की संरचनाएं निकलती है। जो तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरे होते हैं कुछ फूले हुए होते हैं इस प्रकार से। तंत्रिकाक्ष पर माइलिन आच्छाद का आवरण होता है। किसका आवरण होता है? माइलिन आच्छाद का आवरण होता है। ये जो अंतिम सिरे होते हैं, इन अंतिम सिरों को टीलोडेंड्रिया कहते हैं। टीलोडेंड्रिया या अक्ष तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्ष तंतु कहते हैं। ये तंत्रिकाक्ष, ये माइलिन आच्छाद, माइलिन आच्छाद, ये अपनी एक सामान्यतः जो तंत्रिका कोशिका है उसकी संरचना होती है। अब देखते हैं ये तंत्रिका कोशिका कार्य कैसे करती है। तंत्रिका कोशिका में संवेगों का या उद्दीपनों का जो संचरण होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, या कहें तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में किस प्रकार होता है। तो देखो, ये जो डेंड्राइट्स है, इन डेंड्राइट्स के द्वारा उद्दीपनों को ग्रहण किया जाता है। सबसे पहले दो रूप में होता है उद्दीपन का संचरण। इसमें उद्दीपनों का संचरण नंबर एक तो होता है, या कह सकते हैं विद्युत रासायनिक क्रिया द्वारा, विद्युत रासायनिक संचरण होता है इसमें, विद्युत रासायनिक संचरण। ठीक है। ये विद्युत रासायनिक संचरण किस प्रकार से संपन्न होता है ये देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो संवेदी कोशिकाएं होती है, संवेदी तंत्रिकाएं, उनके द्वारा जो उद्दीपन ग्रहण किए जाते हैं वो उद्दीपन डेंड्राइट्स के द्वारा किसमें भेजे जाते हैं? इस कोशिका काय में। ये जो संरचना कहलाती है ये कोशिका काय कहलाती है। क्या कहलाती है? कोशिका काय। ठीक है। ये वाली संरचना क्या है? कोशिका काय। ठीक है। ये तंत्रिकाक्ष है और ये डेंड्राइट्स, ये टीलोडेंड्रिया या अक्ष तंतु कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, विद्युत रासायनिक संवेगों का संचरण किस प्रकार होता है? प्रेरक तंत्रिकाओं द्वारा संदेशों को ग्रहण किया जाता है और इसको कहां भेजा जाता है? कोशिका काय में। कोशिका काय इन सभी संदेशों को किसमें भेज देती है? तंत्रिकाक्ष में भेज देती है। ये जो संदेश होते हैं वो विद्युत रूप में होते हैं, विद्युत संदेश होते हैं। कैसे संदेश होते हैं? विद्युत संदेश होते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये विद्युत संदेश जब लंबा पथ तय करते हैं, तंत्रिकाक्ष में काफी लंबा पथ तय करते हैं, डेंड्राइट से होते हुए तंत्रिकाक्ष तक पहुंचते हैं, और जब ये इन तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरों टीलोडेंड्रिया तक अक्ष तंतु में पहुंचते तब तक ये संदेश काफी धीमे पड़ जाते हैं। तो जो ये संदेश होते हैं वो यहां तक पहुंचते पहुंचते धीमे पड़ जाते हैं, और जब धीमे पड़ जाते हैं तो इन संदेशों को गति प्रदान करने के लिए यहां पर कुछ रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है। देखिए, ये संदेश एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में पहुंचते हैं, तो यहां जो ये तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरे होते हैं टीलोडेंड्रिया, इन पर ये सिनेप्टिक पुट्टिकाएं होती है। ये क्या होती है? सिनेप्टिक पुट्टिकाएं। ये सिनेप्टिक पुट्टिकाएं अगली तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? डेंड्राइट से जुड़ी होती है। इस प्रकार की ये संरचना। ठीक है। ये अगली तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक है। ये डेंड्राइट्स। तो ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ये यहां पर कुछ अंतर्ग्रंथन करते हैं। अंतर्ग्रंथन मतलब सिनेप्सिस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सिनेप्सिस बनता है यहां। सिनेप्सिस ये सिनेप्सिस या अंतर्ग्रंथन कहां बनता है? एक तंत्रिका कोशिका के अंतिम
सिरे जिनको सिनेप्टिक पुटिका कहते हैं और दूसरी तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट्स के बीच। ठीक है, यहां पर ये सिनेप्सिस की क्रिया होती है और एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में जब संदेश स्थानांतरित होते हैं तो वो यहां टेलोडेंड्रिया तक तो विद्युत रूप में होते हैं और यहां पर जब वे विद्युत आवेग धीमे पड़ जाते हैं तो उनको गति प्रदान करने के लिए यहां पर एक न्यूरोट्रांसमीटर कार्य करता है। क्या कार्य करता है? न्यूरोट्रांसमीटर एक रासायनिक पदार्थ है, ट्रांसमीटर। और सर्वाधिक न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में कार्य करने वाला जो रासायनिक पदार्थ होता है वो होता है एसिटाइल कोलिन। क्या होता है? एसिटाइल कोलिन। ठीक है, और भी होते हैं जैसे इसमें डोपामिन होता है, डोपामिन, ठीक है, सीरोटोनिन और नॉरएड्रेनालिन, ये कुछ ऐसे ग्लूटामिन है ना जो न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में कार्य करते हैं और ये क्या काम करेंगे? न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में इन रासायनिक संदेशों के रूप में अगली कोशिका में स्थानांतरित कर देंगे विद्युत आवेगों को। ठीक है, तो ये विद्युत आवेग कहां तक पहुंचते हैं? टेलोडेंड्रिया तक। और जो रासायनिक आवेग होते हैं वो कहां पर होते हैं? केवल और केवल सिनेप्सिस पर। कहां पर होते हैं? सिनेप्सिस। सिनेप्सिस से आगे वापस अगली तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट्स या द्रुमांस में जो ही संदेश पहुंचते तो वो वापस विद्युत आवेग के रूप में पहुंचते हैं। किस आवेग के रूप में? विद्युत आवेग के रूप में। ठीक है ना। और ये क्रिया एक कोशिका से दूसरी कोशिका में चलती रहती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं दोस्तों। जो सूचना प्रसारण की गति होती है इसमें वो होती है 130 से 150 मीटर प्रति सेकेंड की होती है। 130 से 150 मीटर प्रति सेकेंड की जो गति होती है वो सूचना प्रसारण की गति होती है। इसमें संदेशों का जो स्थानांतरण होता है वो होता है। ठीक है, ये अपनी तंत्रिका कोशिका की एक संरचना हो जाती है और क्रिया हो जाती है। ये जो देखिए ये यहां पर जो संरचना दिखाई देती है वो रेनवियर के नोड होते हैं। रेनवियर नोड या रेनवियर संधि। ठीक है, बस, और इसमें ज्यादा नाम नहीं है। तो विद्यार्थियों कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।